Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the G7 के पर्सपेक्टिव से है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा G7 के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको कहा गया कि आप सभी नेशंस के द्वारा उन कंट्रीज के अगेंस्ट में टैरिफ है उसको इंक्रीज करना चाहिए जो कि रसिया के साथ में क्रूड ऑयल के परचेज को कैरी आउट करते हैं, जिससे कि जॉइंट एफर्ट्स के थ्रू रसिया यूक्रेन वॉर का जो सिचुएशन है उसको फंड प्रोवाइड करने से रोका जा सके। तो क्या स्टूडेंट्स, रसिया के साथ में जो क्रूड ऑयल का जो परचेज है वही रसिया यूक्रेन वॉर को फंड प्रोवाइड करता है। तो यूरोपियन नेशन जो कि यूएस के क्लोज लाइज के रूप से एग्जिस्ट किया करते हैं उनके द्वारा भी आप देखिए कि रसिया के साथ में जो एलएनजी गैस है उसका इंपोर्ट किया जाता है। तो एलएनजी गैस का जो इंपोर्ट है वो भी तो रसिया यूक्रेन वॉर को फंड यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया करता है। इंडिया के अगेंस्ट में जो यूएस के द्वारा टैरिफ को इंक्रीज किया गया था, एडिशनल जो 25% का टैरिफ इंक्रीज हुआ था, उसके बिहाइंड में जो यूएस के जो रीजन्स थे वो यही थे कि इंडिया रसिया के साथ में क्रूड ऑयल का परचेज को कैरी आउट करता है, क्योंकि रसिया यूक्रेन जो वॉर का सिचुएशन है उसको फंड वहाँ पे प्रोवाइड किया करता है। स्टूडेंट्स, इंडिया के द्वारा जो रसिया के साथ में क्रूड ऑयल का जो परचेज स्टार्ट किया गया, तो यूएस के द्वारा ही आप देखिए कि सजेस्ट किया गया था इनिशियल फेज के अंदर में। उस दौरान में इंडिया का जो ऑयल परचेज है 1 to 5% के आसपास हुआ करता था, बट रिसेंटली कुछ ईयर्स के अंदर में डिस्काउंट रेट के ऊपर में इंडिया को क्रूड ऑयल वहाँ से प्रोवाइड होने की वजह से इंडिया के द्वारा जो टोटल ऑयल परचेज है उसका 35% से लेकर 37% का जो ऑयल परचेज है वो रसिया के साथ में होता है। कि इंडिया यहाँ पे एक टॉप नेशन है जो कि रसिया के साथ में क्रूड ऑयल के परचेज को कैरी आउट करता है। अब देखिए कि जो टॉप नेशन है जो क्रूड ऑयल परचेज करता है वो चाइना है। चाइना के अगेंस्ट में प्रेजेंट समय में किसी भी तरीके का जो एडिशनल टैरिफ है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसा यूएस ने इंडिया के अगेंस्ट में इम्पोज है वो किया था। तो उस दौरान में भी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया यूएस का जो एक फ्री ट्रेड डील एग्जिस्टेंस में आने वाला था, तो क्या उस डील को एग्जिस्टेंस में लाने के रिगार्डिंग में एक प्रेशराइज टेक्निक को यूज किया गया इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में जो टैरिफ है उनको लगा के वहाँ पे, जिससे कि अपने जो ग्राउंड्स हैं उनके बेसिस के ऊपर में ट्रेड डील है उसको नेगोशिएट है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे G7 के बारे में मेंशन है, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि G7 का इंडिया जो मेंबर है वो नहीं है। जब भी G7 का मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है तो इंडिया को इनवाइट है वो किया जाता है। 2025 का जो G7 का मीटिंग है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? कनाडा के वहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ। इंडिया को आप देखिए कि इनवाइट किया गया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे विजिट के लिए गए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम G7 का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में रीड करेंगे। G7 का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो ग्लोबल डोमिनेटेड इकोनॉमीज हैं, जो एडवांस मोस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया 1973 के समय में। ऑयल क्राइसिस का सिचुएशन होता है। 1973 के समय ऑयल क्राइसिस का सिचुएशन क्रिएट हुआ था। उस दौरान में आप देखिए कि एक एनर्जी एजेंसी भी क्रिएट हुआ था उसी दौरान में, जिसको हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के नाम से जानते हैं। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल एनर्जी एनर्जी एजेंसी का? फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो उसी ऑयल क्राइसिस के लेटर फेज के अंदर में जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं वो मिलते हैं, G7 का इस्टेब्लिशमेंट होता है। लेटर फेज के अंदर में कनाडा है वो इसको ज्वाइन करता है और 1975 के समय फर्स्ट इसका जो मीटिंग है वो कंडक्ट होता है। कौन कौन से ऐसे नेशन हैं जो इसका पार्ट हैं, कोई से इसके मेंबर कंट्रीज हैं? तो आप देखिए कि मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएस एंड यूके है। फिर स्टूडेंट्स फ्रांस है, फिर आप देखिए कि फ्रांस है, फ्रांस के बाद में आप देखिए कि इटली है, फ्रांस के बाद में इटली है, इटली के बाद में जर्मनी है, जर्मनी के बाद में आपको जापान मिलेगा, यहाँ पे जापान है। और कनाडा फिर इसको 75 में ज्वाइन करता है और ये G7 के रूप से इस तरीके से एग्जिस्टेंस में आता है। एक बार फिर से नेशंस को हम रीड करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस और इटली है, फिर जर्मनी है, एशिया से आप देखिए कि जापान है और फिर कनाडा भी इसका पार्ट बनता है 75 के समय में। तो इस्टेब्लिशमेंट है वो 75 के समय में है। जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो इन नेशंस का जो ओवरऑल जीडीपी है, ग्लोबल 2/3% जीडीपी है, उसको रिप्रेजेंट किया करते थे।
प्रेजेंट कंटेक्स्ट में तो आप देखिए कि जो नंबर्स हैं वो चेंज हुए हैं। 2/3 जो जीडीपी है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन 7 इकोनॉमीज के द्वारा। रसिया को भी ज्वाइन किया गया जब G7 को G8 के रूप से कन्वर्ट कर दिया गया था। फिर 2014 के समय रसिया के द्वारा जो क्रीमियन पेनिनसुला है, जो कि यूक्रेन के ही सदर्न पार्ट के अंदर में एक पेनिनसुलर रीजन है जो कि ब्लैक सी में सिचुएटेड है, तो उसको अनेक्स किया जाता है और उसके बाद में रसिया को जो सस्पेंड है वो कर दिया गया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है। आप देखिए कि यूपीएससी काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ लिया करता है। आपको 4 जो यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, जो डिप्लोमेट मल्टीलेटरल जो ग्रुप्स हैं, उनको मेंशन किया गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आया था। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि G4 है। फर्स्ट यहाँ पे G4 है। सेकंड ऑप्शन में आपको दिया गया है G20, सॉरी G7 दिया गया है सेकंड ऑप्शन के अंदर में। थर्ड आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है G20, और फोर्थ जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो है G77। तो कब फर्स्ट टाइम कौन सा ग्रुप है जो फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आया था, अगर आप ईयर्स के बेसिस पे इसको रीड करें तो आप देखिए कि G4 है वो क्या है। G4 4 नेशंस ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके रिफॉर्म के बारे में रीड करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म का ज़रूरत है, और भी जो नेशंस हैं उनको वीटो पावर है वो दिया जाएगा। और कौन से नेशन है इसके अंदर में? इंडिया है, इंडिया इसका पार्ट है। जापान इसका पार्ट है। कभी कभी हम जो एडिटोरियल्स के अंदर में इंडिया जापान का जब डिस्कशन होता है तो उसको G2 के रूप से भी डिफाइन करते हैं कि जो एशियन जो बोथ नेशंस हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म का बात करते हैं। फिर आप देखिए कि ब्राज़ील इसका पार्ट है, ब्राज़ील इसका पार्ट है। ब्राज़ील के अलावा जर्मनी भी यहाँ पे G4 का पार्ट है। कब ये सेटअप हुआ? सेटअप हुआ 2005 के समय में। G7 अभी हमने देखा 1975 के समय सेटअप हुआ था, तो G7 अभी तक तो यहाँ पे हाई फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आया है। फिर G20 के बारे में अगर हम बात करें 99 के समय में, आप देखिए कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस कंडक्ट होती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस के लेटर फेज में वहाँ पे जो जो सेंट्रल बैंक होता है नेशंस का, जो सेंट्रल बैंक हुआ करता है हमारे यहाँ पे जो RBI है सेंट्रल बैंक, जो अब जो सभी जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया करता है, और फाइनेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग है वो हुआ करता था 1999 के जब एग्जिस्टेंस में आया। 2008 के समय में आप देखिए कि जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी मीटिंग के रूप से इसको कन्वर्ट किया गया। G20 के अंदर में कौन है? 19 नेशंस इसका पार्ट है, और 19 नेशंस के अलावा आप देखिए कि 2 यहाँ पे, एक तो यूरोपियन यूनियन इसका पार्ट है और एक अफ्रीकन यूनियन। जब इंडिया में मीटिंग कंडक्ट हुआ था अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड किया गया था एज ए मेंबरशिप के रूप से। फिर अगर हम बात करें जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनका एक ग्रुप है जिसको G77 के नाम से जानते हैं। G77 का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1964 के समय हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट्स? 1964 के समय में। ओरिजिनली 77 जो नेशन है, जो डेवलपिंग नेशन थे, उन्होंने इस ग्रुप को फॉर्म किया था। यूनाइटेड नेशन का जो CTAD है, UNCTAD के नाम से आप जो रीड करते हो, इकोनॉमिक जो काउंसिल है, उसका फर्स्ट मीटिंग के दौरान में इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आया था। या चाइना इसका पार्ट है? स्टूडेंट्स, चाइना इसका एसोसिएटेड मेंबर है बट इसका पार्ट है वो नहीं है G77 का। तो राइट आंसर कौन सा होगा? G77 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मणिपुर के विजिट के लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं। वहाँ पे आप देखिए कि जो वैली का एरिया है, वैली के अलावा जो हिल्स का एरिया है, वहाँ पे लोगों के साथ में डिस्कशन किया गया। 2 ईयर बैक वहाँ पे एथनिक वायलेंस होता है, और एथनिक वायलेंस के बाद में फर्स्ट टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका मणिपुर के वहाँ पे विजिट है। बोथ जो एरियाज़ के जो लोग हैं उनसे यही कहा गया कि हार्मनी और पीस के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में आपको जो फोकस है वो करना चाहिए, जिससे कि जो स्टेट है वो कम्प्लीटली लॉ एंड ऑर्डर का वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है वो आ सके। इसी डिस्कशन के दौरान में आप देखिए कि वहाँ के जो गवर्नर हैं, अभी प्रेजेंट समय में जो मणिपुर है वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर में है, तो वहाँ पे जो गवर्नर है, गवर्नर के द्वारा कहा गया कि इलीगल जो माइग्रेशन है अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, वो भी उस जो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर है, पीस का इस्टेब्लिशमेंट है, उसको इम्पैक्ट है वो करता है। इस इंफॉर्मेशन को हम रफ करेंगे, मणिपुर के बारे में यहाँ पे हमको रीड करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि
एक तो यहाँ पे इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में कहा, तो किसके साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर है वो वहाँ पे शेयर होता है, म्यांमार के साथ में बॉर्डर है वो शेयर हुआ करता है। और कैसे वहाँ पे मूवमेंट है, हमारे नेशन के द्वारा फ्री मूवमेंट रिजाइम है वो प्रोवाइड किया जाता है। फ्री मूवमेंट रिजाइम क्या है कि जो हमारा ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, काफ़ी सारी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी हैं जिनके की बॉर्डर एरिया के उस पार भी उनके रिलेशन है वो एग्जिस्ट किया करते हैं, तो 16 किलोमीटर के आसपास कुछ समय के लिए वो विजिट कर सकते हैं ब्लड रिलेशंस के एग्जिस्टेंस में होने की वजह से, जिसको फ्री मूवमेंट रिजाइम के नाम से जाना करते हैं। उसके मिसयूज का काफ़ी बार जो न्यूज़ है वो सामने आती है, मिसयूज का न्यूज़ काफ़ी बार सामने आती हैं। जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में आपको एक जानकारी ये भी होना चाहिए कि म्यांमार का कौन सा ऐसा रीजन है जो कि एरिया शेयर करता है। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये मणिपुर है, सपोज कीजिए मणिपुर है। मणिपुर का जो यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर में तो म्यांमार का जो एरिया है वो शेयर किया करता है सेंगियन रीजन के नाम से, जिसको हम जाना करते हैं सेगिन पेंगिंग रीजन के नाम से इसको जाना करते हैं। और जो साउथ ईस्ट का पार्ट है, यहाँ पे जो चीन स्टेट है वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे कौन सा स्टेट है? चीन स्टेट है, यहाँ पे सेकेंड रीजन है। तो इस तरीके से मणिपुर के साथ में दो एरियाज हैं वो म्यांमार के, जो अपना एरिया है उसको शेयर किया करते हैं। काफ़ी सारी रिवर्स हैं वो भी फ्लो करती हैं मणिपुर के अंदर में, वो भी आपको पता होना चाहिए। इवन आप देखिए कि इम्फाल नाम का भी एक रिवर है जिसके ऊपर में इनका जो कैपिटल सिटी है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मणिपुर के बारे में, तो आपने लेक्स को रीड किया होगा। लोकटक नाम का जो लेक है, लोकटक नाम का जो लेक है जिसको कि फ्लोटिंग लेक भी जानते हैं, आप देखिए कि लोकटक लेक है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। रामसर साइट का भी जो कन्वेंशन है वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग, उसके अंदर में हम इस लोकटक लेक है उसको कवर किया करते हैं। कौन सा एक नेशनल पार्क है उस एरिया के अंदर में? कैबुल नाम जो एक नेशनल पार्क है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और आप देखिए कि वहाँ पे एक एंडेमिक स्पीसीज मिला करती है जिसको कि मणिपुर का जो स्टेट एनिमल भी कंसिडर किया करते हैं। स्टेट एनिमल कौन सा है मणिपुर का? संगाई डियर, संगाई डियर, जिसको डांसिंग डियर भी बोला करते हैं। ये जो लोकटक लेक है जिसमें फुमडीज का प्रेजेंस हुआ करता है, और फुमडीज के ऊपर में आप देखिए कि उसका फ्लोटिंग सिचुएशन होने की वजह से ये काफ़ी बार ऐसा डांसिंग जो सिचुएशन है उसके अंदर में अपीयर होते हैं, इस वजह से इनको डांसिंग डियर के नाम से भी हम जाना करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लोकटक लेक के बारे में था, कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क के बारे में था, और संगाई डियर के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। मणिपुर के बारे में, मणिपुरी उनका लैंग्वेज है, तो मणिपुरी लैंग्वेज का भी कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए। मणिपुरी लैंग्वेज का बेसिक क्या है? क्या हमारा जो शेड्यूल 8 है उसके अंदर में मणिपुरी जो लैंग्वेज है उसको इंक्लूड किया गया है? मणिपुरी जो लैंग्वेज है उसको क्या शेड्यूल 8 के अंदर में इंक्लूड किया गया है? तो आप देखिए कि कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है। जब सेकेंड टाइम हमारा 8 शेड्यूल को जो अमेंड किया गया था, तो उस समय में आप देखिए कि इन 3 लैंग्वेजेस को इंक्लूड है वो किया गया। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली के साथ में मणिपुरी लैंग्वेज भी इंक्लूड हुआ था। इसके बाद में आता है बोडो है, डोगरी है, मैथिली है और संताली है, उनको जब इंक्लूड किया जाता है। और इनसे पहले आप देखिए कि जो सिंधी लैंग्वेज है उसको इंक्लूड किया गया था। तो ओरिजिनली जो हमारा शेड्यूल 8 के अंदर में 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, प्रेजेंट समय में वहाँ पे 22 लैंग्वेज हैं वो एग्जिस्ट किया करती हैं। मैती कम्युनिटी रहा करती है वैली एरिया के अंदर में, कुकी एंड जो कम्युनिटीज हैं वो रहा करते हैं हिली एरियाज के अंदर में। पीस के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में वहाँ पे जो डिस्कशन है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कश्मीर के बारे में है। कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है प्रेजेंट समय के अंदर में, चीफ मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि टूरिस्ट प्लेस हैं वो फिर से रीओपन हुए हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं वो फिर से रीओपन है वो हुए हैं। कश्मीर के अंदर में टूरिज्म एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमी के रूप से इमर्ज हुआ। आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक स्टेट हुआ करता था उसको बाइफरकेट कर दिया गया 2 डिफरेंट यूटीज के अंदर में 2019 के समय में। फिर बाइफरकेशन के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसी दौरान में वहाँ पे सिक्योरिटी जो सिचुएशन है उसको भी स्ट्रेंथन करने के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव हैं वो लिए गए। वहाँ का जो यूथ पॉपुलेशन है उसको भी स्पोर्ट्स के अंदर में इंगेज करने के रिगार्डिंग में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया गया। बाद में आपको कोविड-19 का आउटब्रेक आपको देखने के लिए मिलता है, और आप देखिए उस वजह से वहाँ पे लोगों का जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हुआ था।
जब कोविड-19 का जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पे ईज़ी किए गए और उस दौरान में काफ़ी सारे जो लोग हैं वो टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से कश्मीर के वहाँ पे जो विज़िट है वो करना स्टार्ट हुए। बट स्टूडेंट्स इसी साल जो अप्रैल का मंथ है उस समय पहलगाम के अंदर में टूरिस्ट पर्सन्स के ऊपर में टेररिस्ट के द्वारा अटैक किया जाता है और आप देखिए कि लोगों का जो मूवमेंट है वो वहाँ पे डिस्टर्ब हुआ। जो कश्मीर का एक इकोनॉमी के एक रिवाइवल सिचुएशन में था उसको भी डिस्टर्बेंस वो क्रिएट हुआ। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर एंड वो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से वो हमने काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जो जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, यूटी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कहना ये है कि टूरिस्ट प्लेसेज ओपन हुए हैं, सिक्योरिटी ऑडिट उनके द्वारा कंटिन्यूस किया जाता है, उनके जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके द्वारा, जिससे कि मैक्सिमम लोग हैं वो पहुँच सके। एक हमारे रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया है उसका इंटीग्रेशन है वेल डेवलप मैनर के अंदर में हो सके, लोग वहाँ पे पहुँचे, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो इम्प्रूव हों। इलेक्शन कमीशन ने अपने एक्सक्लूसिव डोमेन के बारे में कहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव है उसको कंडक्ट करने का उनका एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है समय समय पे हमारा जो वोटर लिस्ट है उसको अपग्रेड किया जाए, उसके रिगार्डिंग में जो यहाँ पे चेंजेज करने हैं वो इनके द्वारा किया जाए। तो कब कब कंप्लीट कंट्री के अंदर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ड्राइव कंडक्ट होगा, ये इलेक्शन कमीशन ने अपना जो एक्सक्लूसिव डोमेन है उसके अंदर में बताया है कि उन्हीं के द्वारा इसका डिसीजन है वो लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मिजोरम के बारे में है, मिजोरम जो कि हमारा एक लैंडलॉक स्टेट है। आप देखिए कि जो मिजोरम है, मिजोरम के वहाँ पे जो रेलवे हैं, रेलवे के द्वारा अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टार्ट किया गया, रेलवे के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो बूस्ट हुआ है मिजोरम का। अब स्टूडेंट्स मिजोरम के वहाँ पे रेलवे इतना लेट सिचुएशन में क्यों पहुँचा है, एक तो आप देखिए कि वहाँ का जो टेरेन है वो एक रोल प्ले करता है। टेरेन के अंदर में काफ़ी बार लैंडस्लाइड के इंसिडेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, इस वजह से वहाँ पे प्रोजेक्ट्स का जो फिजिबिलिटी है, प्रोजेक्ट्स का जो डेवलपमेंट है उसमें आपको डिले है वो देखने के लिए मिलेगा। अभी उन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया है वहाँ पे मिजोरम के अंदर में, जिससे कि रेलवे कनेक्टिविटी के थ्रू जो लोग हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट है वो कर सकें। ऐसा ही हमने कश्मीर के बारे में भी देखा था कि कश्मीर के अंदर भी रेलवे का जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जेम्स एंड ज्वेलरीज के बारे में, आप देखिए कि हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी है, अपेक्स बॉडी है जो इस सेक्टर को डील है वो किया करती है। यूएस के द्वारा हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैरिफ को इंक्रीज किया गया। जेम्स एंड ज्वेलरी वो सेक्टर है जिसको इम्पैक्ट है वो यहाँ पे रहेगा। तो स्टूडेंट जो टैरिफ है वो 55% है, 57% है इन बोथ सेक्टर्स के ऊपर में। डायमंड का जो सेक्टर है उसको भी इम्पैक्ट है वो रहेगा। डायमंड का जो कटिंग एंड पॉलिशिंग का वर्क है वो कहाँ पे होता है, सूरत नाम का जो सिटी है गुजरात के अंदर में, वहाँ पे डायमंड का जो कटिंग है और पॉलिशिंग का वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सूरत आप देखिए कि वही जगह है 1907 के समय कांग्रेस का सेशन जहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था। कांग्रेस के जो दो डिफरेंट ग्रुप हुआ करते थे उसमें बाइफर्केशन भी हुआ था। तो उसी सूरत के वहाँ पे डायमंड का जो वर्क है वो भी एग्जिस्टेंस किया करता है। रो डायमंड हम किस कंट्री से परचेज करते हैं, रसिया का। आप देखिए कि रो डायमंड के रिगार्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, रसिया जो रो डायमंड प्रोवाइड करता है। अब आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क आपके लिए ये है कि रसिया के अंदर में रो डायमंड का जो कहाँ पे किस एरिया में उनका जो माइंस है वो एग्जिस्ट करती हैं उस एरिया के बारे में आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्टिशंस को जिस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है, अल्टरनेटिव सोर्सेज इस अपेक्स बॉडी के द्वारा करने के बारे में कहा गया था कि जो वेस्ट एशियन नेशंस हैं, जो वेस्ट एशियन नेशंस हैं वहाँ पे भी आने वाले समय में अपना जो एक्सपोर्ट है वो कैरी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक एक्जोटिक जो यहाँ पे फ्लोवर है उसके बारे में बताया गया है कि ब्लूम हुआ है, कहाँ पे हुआ है, उड़ीसा के अंदर में हुआ है। तो उसी के बारे में बताया गया कि जो नेटिव जो स्पीसीज है वो कहाँ का है, मेक्सिको का नेटिव स्पीसीज है, नेटिव स्पीसीज है मेक्सिको का या अमेरिका का। और उसका जो अब यहाँ पे जिसको नेचुरली वे में डेवलप किया गया है उड़ीसा के अंदर में, नेचुरली वे में कहाँ पे डेवलप किया गया है, उड़ीसा के वहाँ पे। तो उसी के बारे में मेंशन है वो यहाँ पे है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को डेवलप करने का कहा गया। उसके रिगार्डिंग में जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कहा है कि जो जो परमिशंस जो दी गई हैं, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में हो,
या वो लैंड के पर्सपेक्टिव से हो, तो जो परमिशन जो ग्रांट हुआ है वो यूनियन टेरिटरी के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया गया है, तो उनके द्वारा इस केस के रिगार्डिंग में जो रेस्पॉन्ड है वो नहीं किया जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर में एक पेटिशन के बारे में ये डिस्कशन था। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर में ये डिस्कशन क्यों है? अंडमान एंड निकोबार का हमने देखा है कि हमारे कुछ यूटीज जो हैं जहाँ पे हाई कोर्ट्स है उनका प्रेजेंस नहीं है, तो उन कुछ यूटीज को कुछ अदर हाई कोर्ट्स के अंडर में रखा जाता है। जैसे कि आप देखिए कि जो दादर एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव है, अब तो दोनों ही मर्ज करते हुए एक यूटी बना दिया गया है दोनों को। तो दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, उनका जो यहाँ पे हाई कोर्ट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में है। फिर स्टूडेंट्स लक्षद्वीप नाम का जो यूटी है उसका जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है? उसका हाई कोर्ट है बेसिकली डेट केरल हाई कोर्ट है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो पुडुचेरी के बारे में, पुडुचेरी है, माहे है, यनम है और कराईकल है, 4 डिफरेंट एरियाज हैं। तो पुडुचेरी का जो हाई कोर्ट है वो है मद्रास हाई कोर्ट के अंडर में। ऐसे ही अंडमान निकोबार है वो कलकत्ता के अंदर में है। तो वहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर में एक पेटिशन है क्लियरेंस के बारे में कि किन्होंने क्लियरेंस को प्रोवाइड किया प्रोजेक्ट के बारे में। तो लैंड एंड जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसको यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ के कंट्रोल के अंदर में बताया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज है राजस्थान के बारे में। राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी। इसके लिए फेमस है खेतड़ी? कॉपर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कॉपर का लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पर यहाँ पे जो न्यूज है जो खेतड़ी का जो रॉयल फैमिली है उनका जो रॉयल स्टेट्स है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो पावर है उसको रिस्टोर किया गया है। खेतड़ी का जो रॉयल फैमिली है उससे बिलोंग किया करते थे एक पर्सन का नाम है राजा बहादुर, राजा बहादुर सरदार सिंह। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके ये मेंबर हुआ करते थे। अब ये हमने क्यों मेंशन किया है? यूपीएससी काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा, 3-4 आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, इनमें से कौन पर्सन है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका पार्ट था। तो स्टूडेंट्स इन पर्सन के द्वारा एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया था। आप देखिए कि खेतरी जो रॉयल फैमिली है उन्हीं के द्वारा जो स्वामी विवेकानंदा हैं जो 1893 के समय में 1893 के समय शिकागो के वहाँ पे रिलीजियस पार्लियामेंट को जो एड्रेस करते हैं, अभी 11 सितंबर का ही वो डे था। अभी आप देखिए कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में उसको मेंशन भी किया गया था उस न्यूज़पेपर के अंदर में। 11 सितंबर को जो शिकागो के अंदर में रिलीजियस पार्लियामेंट को स्वामी विवेकानंदा के द्वारा जो एड्रेस किया गया था, उनका जो ट्रैवल है उसको फंड प्रोवाइड किया गया था खेतरी स्टेट के द्वारा ही, खेतरी रॉयल फैमिली के द्वारा। तो उनके पावर को रिस्टोर किया गया है। राजस्थान स्टेट का जो लॉ है उसकी रिगार्डिंग में कुछ वहाँ पे डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कॉपर के बारे में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी आप रीड करते हो कि जो कॉपर का जो सप्लाई हुआ करता था उस इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट्स है उसको सप्लाई हुआ करता था राजस्थान में खेतरी के वहाँ से। एक गणेश्वर नाम की भी एक जगह है, गणेश्वर, वहाँ से भी जो जो कॉपर है उसका सप्लाई हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक्स के यूज के बारे में है। आप देखिए कि 21 सेंचुरी के समय में एक हेल्थ का जो क्राइसिस है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का एक प्रॉब्लम है। एंटी माइक्रोबियल, यहाँ पे कंटिन्यूस एंटीबायोटिक्स का यूज किया गया, फिर बाद में एंटीबायोटिक्स का जो रेस्पॉन्ड है वो आप देखिए कि नहीं हो पाता है बॉडी के रिगार्डिंग। तो ग्लोबल हेल्थ थ्रेट के रूप से देखा गया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को 21 जो सेंचुरी का जो समय है उसके रिगार्डिंग में। 5 मिलियन के आसपास जो डेथ है आपको पर ईयर के बेसिस पे, 5 मिलियन के आसपास आपको जो डेथ है पर ईयर के बेसिस पे आपको इस सिचुएशन से देखने के लिए मिलती हैं। क्यों ये सिचुएशन क्रिएट होता है? क्यों यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स है उनका मिसयूज है वो हुआ करता है? फर्स्ट आप देखिए कि इंडिया के अंदर में ओवर यूज आपको मिलेगा, हेल्थ सेक्टर में आपको ओवर यूज इनका मिलना करता है। लैक ऑफ नॉलेज होना, पेशेंट्स हैं उनको लैक ऑफ नॉलेज वो भी यहाँ पे एक रोल है वो प्ले करता है इसके मिस यूज के बारे में या ओवर यूज के बारे में। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे रीजन्स हैं वो बताए गए हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि मेंटल हेल्थ के बारे में है। ओवर द ईयर्स मेंटल हेल्थ के जो पर्सनस हैं 1 बिलियन के आसपास जो पीपल हैं वो मेंटल हेल्थ से इम्पेक्ट किया करते हैं। WHO का गाइडलाइन है कि मेंटल हेल्थ को एज ए सीरियस कंसर्न, सीरियस कंसिडर है वो किया जाए जिससे कि इसके जो केसेज हैं वो डिक्लाइन हो। इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया में भी काफ़ी सारे केसेस सामने आने लगे हैं। आप देखिए कि और भी केसेस सामने आएंगे
क्योंकि जो स्क्रीन टाइम है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर में। कोविड-19 के बाद में तो आप देखिए कि टू मच इंक्रीज हो चुका है, तो उसके इम्पैक्ट है वो आने आने वाले समय में आएंगे। प्रॉपर हेल्थ ना होना, टू मच स्क्रीन टाइम होना, फिजिकल एक्टिविटीज का कमी होना, तो ये मेंटल हेल्थ है उसको इम्पैक्ट है वो किया करते हैं। जनरेशन जेड का जो मूवमेंट है नेपाल के, वहाँ पे उसके बारे में मेंशन किया गया। अब जनरेशन जेड के द्वारा जो मूवमेंट है वो क्यों किया गया है, जनरेशन जेड कौन होते हैं, 1997 से लेकर 2012-13 तक जिनका बर्थ ईयर है, इस बिटवीन पीरियड के अंदर में जिनको जनरेशन जेड या जेन जेड के रूप से हम कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट्स, वहाँ से कम्प्लीटली यूथ पॉपुलेशन है उसका अदर कंट्रीज के अंदर में माइग्रेशन है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि वो माइग्रेट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, अपने कंट्री के अंदर में जो मिस गवर्नेंस है उसको देखते हैं, एलिट ग्रुप्स का एक ऑपरेशन को वो देखते हैं कि कैसे जो एलिट ग्रुप है, जो पॉलिटिकल क्लास है, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है और कैसे वो अलायंस भी क्रिएट कर लेते हैं, उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनको वो जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको गेन करते हैं। तो कंटिन्यूस ये जो सिचुएशन है वो एक डिसकंटेंट का रोल है वो प्ले किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में ये जो टेक्नोलॉजी को मोर डिपेंडेंट जो जनरेशन है वो अपना डिसेंट को कैरी आउट करता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, मिस गवर्नेंस के रिगार्डिंग में लिख के, करप्शन एक्टिविटीज के रिगार्डिंग में लिख के, या नेपोटिज्म के अगेंस्ट में। अब आप देखिए कि जब एसएम्स को बैन किया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया नेपाल के अंदर में, तो उनके द्वारा मूवमेंट है वो कैरी आउट किया जाता है। कुछ ऐसे भी ब्लॉक्स हैं जो उस मूवमेंट को अपना जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे वहाँ पे कुछ मेयर्स हैं जिनके द्वारा उस मूवमेंट को सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया था। तो नेपाल की सिचुएशन के बारे में है कि क्यों वहाँ पे मूवमेंट हुआ, तो लॉन्ग टर्म क्योज हैं वो क्या है, लॉन्ग टर्म क्योज हैं कि वहाँ पे मिस गवर्नेंस, नेपोटिज्म, करप्शन और कंटिन्यूस लोगों को इन्फ्लेशन हाई होना, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी ना मिलना, ये कुछ ऐसे रीजन हैं। इमीडिएट क्योज क्या था जिसने उस मूवमेंट को स्पार्क किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बैन होना, डिसेंट को एक्सप्रेस करने का जो उनका पावर था उसको यहाँ पे बैन किया जाना। तो आप देखिए कि जो इमीडिएट क्योज जिस तरीके से देखने लगा जिससे मूवमेंट वहाँ पे हुआ है। मूवमेंट का क्या चेंजेस आएंगे, पार्लियामेंट को डिजोल्व कर दिया गया है, नेक्स्ट इलेक्शन 2026 के समय कंडक्ट होंगे। उससे पहले इंटरिम लीडर जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, सुशीला कार्की हैं, जिनका आप देखिए कि एजुकेशन है वो इंडिया से ही रिलेटेड है। बाद में उन्होंने चीफ जस्टिस का जो पोस्ट है उसको भी सर्व किया था नेपाल के अंदर में। तो ये वहाँ पे जो चेंजेस आ सके, जो जनरेशन जेड के जो लोग हैं जो ट्रस्ट कर सकते हैं जिस लीडर के ऊपर में, उनको अपॉइंट है वो किया गया है। सिचुएशंस कैसे इंप्रूव होंगी, सिचुएशन इंप्रूव होंगी, बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, बेटर एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगा वहाँ के यूथ पॉपुलेशन को। तो आप देखिए कि सिचुएशन का इम्प्रूवमेंट है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कतर के, वहाँ पे आप देखिए कि हमास के जो लीडर हैं वो पहुंचे थे, उनको असैसिनेट है वो किया गया इजरायली डिफेंस फोर्सेज के द्वारा। तो उसके बाद में भी कतर ने एक ऑब्जेक्शन रेज किया था कि जो होस्टेज हैं उनके रिलीज को कंटिन्यूस यहाँ पे जो रोकने का एक कोशिश किया गया है इजराइल के ही द्वारा, कि होस्टेज के अगेंस्ट में जो एक्शन है वो कैरी आउट करे। कतर के द्वारा अब अरब एंड मुस्लिम लीडर्स के, अरब लीग के जो लीडर हैं, मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं, उनको वहाँ पे मुस्लिम जो लीडर्स हैं उनको बुलाया गया है, कुछ डिस्कशन वहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा। पैलेस्टाइन का जो फैक्शन है जो कि लेबनान के अंदर में था, पीएलओ से बिलोंग किया करते थे, उन्होंने अपने अपने आर्म्स से उनको गिव अप किया है। वेपन्स के गिव अप के बारे में है, हैंड ओवर किया गया है वेपन्स उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूक्रेन के अंदर में एक विलेज है जिसको कि रशिया ने अपने कंट्रोल के अंदर में बताया है। तो कंटिन्यूस रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। और साउथ कोरिया का जो बेसिकली साउथ कोरिया नॉर्दर्न कोरिया न्यूक्लियर आर्म रेस है उसके बारे में है। फिर अगर हम बात करें म्यांमार के बारे में, म्यांमार के द्वारा आप देखिए कि जो रखाइन स्टेट का जो एरिया है, जो रखाइन स्टेट का एरिया है वहाँ पे अटैक किया गया, म्यांमार का जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा लोगों का डेथ है वो हुआ है। ये G7 का न्यूज़ ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। कश्मीर के बारे में यहाँ पे मेंशन है कि अनप्रेसिडेंट जो रेन का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से आप देखिए कि इसी दौरान में जो एप्पल का जो हॉर्टिकल्चर जो है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कश्मीर के अंदर में, चाहे वो सेफ्रॉन का कल्टीवेशन हो, चाहे वो एप्पल का कल्टीवेशन हो। तो स्टूडेंट्स, एप्पल जो कि हमारे नेशन का 70% एप्पल का जो प्रोडक्शन है जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे हुआ करता है। अनप्रेसिडेंट रेन की वजह से इस हार्वेस्ट समय के अंदर में उस
क्रॉप है उसको इम्पैक्ट है वो किया है। और यहाँ पे अनप्रेसिडेंट रेन की वजह से आप देखिए कि लैंड स्लाइड भी देखने के लिए मिला था। अब लैंड स्लाइड का क्या इम्पैक्ट हुआ कि वहाँ का जो प्रोडक्ट है वो मेन मार्केट के अंदर में नहीं पहुँच पाया और रोटन सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। रेलवे के द्वारा कहा गया कि रेलवे अपना जो ट्रेन है उसको चलाएगा। अभी रेलवे के साथ में भी कनेक्टिविटी हुआ था कश्मीर का, जिससे कि लैंडस्लाइड का इस सिचुएशन के दौरान में जो कंप्लीटली जो एप्पल का सप्लाई है रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कश्मीर के वो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो हुआ करता है। तो सोपोर का एरिया है, सोपोर का एरिया है, सोफियान का एरिया है, जहाँ पे आपको लार्जली वे के अंदर में एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। बाद में आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे एप्पल का प्रोडक्शन लार्जर अमाउंट्स के अंदर में हुआ करता है। तो दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।